ठंड में रजाई बेचने वाली गरीब बहू की मजबूरी। आज हम लोग अपने घर पर क्रिसमस ट्री बनाएंगे। हाँ, और फिर सेंटा क्लॉज हमें बहुत सारे गिफ्ट भी देकर जाएंगे। इस तरह बात करते हुए वो दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। ये कहानी है एक गरीब रजाई बेचने वाली की, जिसे घर चलाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ, ये सेंटा क्लॉज क्या होता है? बेटी, सेंटा क्लॉज हर क्रिसमस के दिन आते हैं और वो बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आते हैं। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। माँ, सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट देने क्यों नहीं आती? चिंता मत करो, वो जरूर आएंगे। ऐसा कहने के बाद गायत्री लोगों को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है, लेकिन कोई भी उसके पास उसकी रजाई खरीदने नहीं आता। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और उसका घर जाने का समय हो जाता है। वो अपनी बेटी और अपने सामान को उठाकर वापस घर ले आती है। क्या बताऊं जी, आज तो एक भी रजाई नहीं बिक पाई, ऊपर से राशन भी खत्म हो गया है। गायत्री का पति उमेश अपनी पत्नी के बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। व्हीलचेयर पर बैठा हुआ उमेश गायत्री से कहता है, काश कि मुझे पैरालाइज नहीं हुआ होता, कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर पाता। क्या क्या सपने दिखाकर मैं तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन देखो अब तुम्हें मेरी देख रेख करनी पड़ रही है। अजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मेरे पति हो, आपके लिए कुछ करना मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। अरे काय का पति, पति जैसे मैंने तुम्हें कोई सुख दिया ही नहीं है। गायत्री बेचारी बहुत उदास हो जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह खाने का इंतजाम करती है और सभी सूखे चावल खाकर रात को सो जाते हैं। अगले दिन गायत्री फिर से रजाई बनाने का सामान और बनी हुई रजाई लेकर वहीं पहुंच जाती है और रजाइयां बेचना शुरू करती है। रजाई ले लो रजाई, गर्मा गर्म रजाई, रजाई ले लो रजाई। गायत्री इस तरह आवाज लगाकर रजाई बेचने की कोशिश करती है, तो तभी उसकी बेटी निधि को वहां पर एक आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में कई सारे स्वेटर होते हैं। स्वेटर ले लो स्वेटर, गर्मा गर्म ऊन के स्वेटर ले लो स्वेटर, स्वेटर ले लो स्वेटर। उस आदमी को देखकर निधि कहती है, माँ, मुझे भी एक स्वेटर दिला दो ना, बहुत ठंड लगती है मुझे और मेरे पास कोई स्वेटर भी नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, बस इतनी सी बात, तो चिंता ना कर। क्रिसमस डे आ रहा है ना, मैं तुझे क्रिसमस डे पर एक नए कपड़े दिलवाऊंगी। गायत्री ऐसा कहकर निधि के मन को मार देती है और चुपचाप अपनी बनी हुई रजाई बेचने लगती है। कल की तरह आज भी उसकी एक भी रजाई नहीं बिक पाती। तभी उसकी दुकान पर एक कस्टमर आता है। अरे कैसे दे रही हो रजाई? भाई साहब, 300 रुपए में एक रजाई है, ले लो, बहुत अच्छी है, गर्म है और सालों साल टिकी रहेगी, खराब नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। क्या बात कर रही हो? ये सारी रजाई तो 150 रुपए में आ जाती है। बताओ, देनी है? जल्दी से बताओ। वैसे भी ये रजाई मुझे अपने घर के नौकर के लिए ही लेनी है। भाई साहब, अभी आपने सामने वाली दुकान से 50,000 की रजाई ली, लेकिन यहाँ आपको 300 रुपए देने में भी भारी लग रहे हैं। देखो, मुझे ज्यादा मोल भाव करना पसंद नहीं है। अगर 200 रुपए में दे रही हो तो दे दो, वरना मैं जा रहा हूँ। सुबह से एक भी रजाई नहीं बिकी है, एक काम करती हूँ, बेच ही देती हूँ। गायत्री ऐसा सोचकर उस कस्टमर को 200 रुपए में रजाई बेच देती है। इसके बाद वो उन पैसों से घर के राशन का थोड़ा सामान ले आती है। उस रात वो अच्छे से खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन गायत्री फिर से रजाई बनाने का सामान और अपनी बनी हुई रजाई लेकर बाजार में पहुंच जाती है। आज मैं अपनी रजाइयों का दाम कम करके बेचना शुरू कर देती हूँ। जो भी पैसे कमाऊंगी उनसे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ स्वेटर और सेंटा क्लॉज के कपड़े लेकर जाऊंगी। गायत्री ऐसा सोचकर अपनी सभी रजाइयों को एकदम कम दाम में लगा देती है। अरे भाई आओ, 100 रुपए सेल, 100 रुपए सेल, 100 रुपए में गर्मा गर्म रजाई लेकर जाओ। आओ भाई आओ, 100 रुपए सेल, 100 रुपए सेल। गायत्री के इस तरह चिल्लाने पर वहां पर बड़ी बड़ी दुकानों से भी निकल के लोग गायत्री के पास आ जाते हैं और उसे 100 रुपए में रजाई खरीदने लगते हैं। इस तरह उसके रजाई बिकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी दुकानों के लोगों को ये सब दिखाई पड़ता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अपनी दुकान से निकलकर गायत्री के पास आते हैं। अरे देखो तो सही भाई साहब, ये औरत हमारे पेट पर लात मार रही है। इसको क्या पता, यहाँ 100 रुपए की रजाई बेचेगी तो हम लोग इसे बेचने देंगे? हाँ? अरे इस औरत ने पूरा धंधा चौपट कर दिया। देखो, सारे कस्टमर यहीं पर आकर इससे रजाई ले रहे हैं। भला 100 रुपए में क्या कोई रजाई आती है? अरे मैं तो कहता हूँ उठाकर फेंको इसका सारा सामान, निकालो इसको, भगाओ यहाँ से, ताकि ये दोबारा यहाँ पर अपनी दुकान न लगा पाए।
सभी दुकान वाले बेचारी गायत्री का सामान उठाकर फेंक देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट ब्लॉग बना रहे होते हैं। जब वो बेचारी गायत्री के ऊपर इस तरह अत्याचार करते हुए देखते हैं तो वो गायत्री का ब्लॉग शूट करने लगते हैं। तो हम आए थे यहाँ रजाइयों के रेट लेने, लेकिन यहाँ देखो हमें कुछ और ही सामने मिला। तो गाइस, हम आपको आज दिखाते हैं कि एक गरीब दुकान वाली के साथ ये अमीर लोग किस तरह पेश आते हैं। इन लोगों ने इस बेचारी के सारे सामान को फेंक दिया है, रजाई खराब कर दी है और ये बेचारी गरीब अपनी बेटी के साथ यहाँ खड़ी है। गाइस, इस बेचारी गरीब की मदद के लिए इस वीडियो को लाइक, फॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक इस बेचारी गरीब की मदद कर सकता है। विराट ऐसा कहकर अपना ब्लॉग शूट कर लेता है और उसे पोस्ट कर देता है, जिसके बाद वहां पर सबसे बड़ी दुकान का एक आदमी गायत्री को बहुत देर से घूर रहा होता है। उसकी नजर गायत्री पर होती है। वो उसके पास आता है और उसे पैसे देते हुए कहता है, अरे भाभी जी, ये क्या, इन लोगों ने तो आपकी रेडी ही पलट दी, सारी रजाई खराब हो गई। इन लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। आमोद गायत्री को पैसे देते हुए उसे गलत तरीके से टच करता है, जिसके चलते गायत्री को सब समझ आ जाता है और उसे वो बहुत बुरा लगता है। वो पैसे रख तो लेती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो अपने पति के सामने रोने लगती है। पता नहीं क्या समझते हैं ये अमीर लोग अपने आप को। आज एक आदमी ने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। उमेश ये सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी बेबसी ये थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। कैसा पति हूं मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझे तो मर जाना चाहिए। उमेश ऐसा बोलते बोलते अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। उसको ऐसा करते हुए देख गायत्री को भी बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद करते हुए उसे वापस कुर्सी पर बिठा देती है। माँ, ये पिताजी को क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? बताओ ना माँ, आप बताओ ना, पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। सुनिए जी, ये पैसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी। जो उसने मुझे भीख में दिए हैं, मैं उसे वापस लौटा ही दूंगी। गायत्री उन पैसों को वापस लौटाने आमोद के घर पहुंच जाती है, जहां आमोद उसे देखते ही उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे पकड़ लेता है। गायत्री जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाती है और आमोद के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर वहां से भागते हुए एक दुर्गा माँ के मंदिर में आ जाती है। भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर किस जन्म के कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? गायत्री अपनी किस्मत को कोस रही होती है, जिसके बाद वो घर वापस लौट आती है, लेकिन इस बार वो अपने पति को कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन सुबह अचानक से बहुत सारे लोग उसके घर के बाहर खड़े होते हैं, जो उसे ब्लॉग के जरिए ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। सोशल मीडिया में आपको देखा, इन अमीरों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन हम आपकी मदद करने आए हैं। हम आपके साथ कोई बुरा नहीं करेंगे। हम सभी ने पैसे मिलाकर आपके लिए एक दुकान खोली है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सभी लोग उसे मार्केट के अंदर एक दुकान के पास ले आते हैं, जिसमें बहुत सारी रजाइयां होती हैं। आज से ये दुकान आपकी, और आपको कभी भी कोई परेशानी हो या ये लोग आपको परेशान करें तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। उसके बाद से गायत्री की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। वो धीरे धीरे करके अपने पति का इलाज भी करवाती है और अपनी बच्ची के लिए क्रिसमस का तोहफा और सेंटा क्लॉज की ड्रेस भी लेकर आती है और अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारकर खुशी खुशी रहती है। तो देखा दोस्तों, जब एक गरीब पर परेशानियां आती हैं तो कई अमीर लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इस बार तो इस ब्लॉग ने इस बेचारी की मदद तो कर दी, अगली मदद की शुरुआत आपसे है। ओफो, इस गाड़ी में कितनी गर्मी हो रही है। ड्राइवर, प्लीज एसी ऑन कर दो। ये मम्मी जी तो गोंद की तरह चिपक गई हैं। इन्हें भी हमारी गाड़ी ही दिखी थी बैठने को। सड़क के एक तरफ से अमीरों की बारात महंगी गाड़ियों में से जा रही थी और दूसरी तरफ से गरीबों की बारात पैदल चल रही थी। जहां अमीर एक दिन की शादी के पीछे पानी की तरह पैसे बहाते हैं, वहीं एक गरीब के लिए तो सबसे बड़ा रोना रोटी को लेकर होता है। गोमती द्वार पर खड़ी अपनी गरीब बहू का स्वागत करती है। आओ गहना बहू, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। देख बहू, अब तक तो मैं और विनोद ही इस झोपड़ी में रहते थे, मगर अब यही तेरा ससुराल है। तभी गहना भराई आंखों से अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, विदाई के वक्त माँ और बाबूजी ने कहा था कि कन्यादान के बाद बेटी का मायका उसके लिए पराया हो जाता है और उसका ससुराल का घर द्वार ही जीवन भर के लिए उसका अपना।
मैं जानती हूँ हमारा घर अमीर नहीं, मगर यहाँ परिवार रहता है, और जहाँ परिवार रहता है वो झोपड़ी भी महलों से भली है। फिर गहना गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में बने बड़े से बंगले में अमीर बहू दिव्या का गृह प्रवेश चल रहा होता है। आओ दिव्या बहू, इस सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अमीर बहू के गृह प्रवेश करते ही सभी नौकर चाकर उस पर फूल बरसाते हैं, पर दोनों दुल्हनों की किस्मत एकदम ठीक उनके गृह प्रवेश के मिट्टी और सोने के एक कलश जैसी ही थी। जहां अमीर घर की बहू बनकर दिव्या की किस्मत में ऐशो आराम लिखा था, तो गहना को गरीबी भरी जिंदगी का भाग्य मिला। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक सुबह गहना, ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ देखो ना, गहना उल्टी कर रही है। माँ, गहना की तबीयत खराब है और आपको हंसी सूझ रही है। विनोद, तू बाप बनने वाला है। गहना अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। जीती रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तो मुझे बस जल्दी से मेरे प्यारे पोते पोती का मुंह दिखा दो। बहू, ऐसी हालत में अब तुम्हारा झुकना या भारी सामान उठाना ठीक नहीं। अपना ख्याल रखना। जी माँ जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वहीं थोड़े दिन में रोमा की अमीर बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती है। मम्मी जी, आई एम प्रेग्नेंट। मैं बहुत जल्दी इस घर को गुड न्यूज देने वाली हूँ। क्या सचमुच? मैं दादी बनने वाली हूँ। दिव्या बहू, तुम्हें नहीं पता, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरा सालों का सपना है कि मैं अपने निशांत के बच्चे को गोद में खिलाऊं। देखना, मैं अपनी बहू की गोद भराई इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। अपनी प्रेग्नेंट बहू के पहले महीने से ही रोमा उसके खाने पीने का खूब ख्याल रखती। सारा दिन नौकर चाकर उसके आगे पीछे लगे रहते। वहीं दूसरी तरफ बेचारी गहना को गरीबी में रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। दिन बीतते गए और अब दोनों को 6-7 महीने लग गए। फिर एक सुबह सासू माँ मम्मी डैडी पूछ रहे थे, गोद भराई कब होगी? बस दिव्या बहू, जैसे ही तुम्हारा 7वां महीना खत्म होगा और 8वां महीना शुरू होगा, तुम्हारी गोद भराई कर देंगे। तो फिर गोद भराई की शॉपिंग आज से स्टार्ट कर देते हैं। ये भी तो देखना है कौन से मेहमान आने हैं। उसी शाम रोमा अपनी अमीर बहू की गोद भराई की खरीदारी के लिए उसे लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनोद कहता है, माँ, आज ना फैक्ट्री के मालिक की बेबी की गोद भराई थी। उन्होंने सभी मजदूरों को एक एक डिब्बा लड्डू का दिया है। मैं ये लड्डू गहना के लिए ले आया। अच्छा किया विनोद, गर्भवती औरत को बहुत कुछ खाने का मन होता है, मगर बेचारी बहू हमारे हालात देखकर मन मार कर रह जाती है। माँ, हम गहना का गोद भराई नहीं करेंगे क्या? बहू की गोद भराई करने का मेरा भी बड़ा मन है बेटा, मगर हाथ में पैसे भी तो नहीं है। विनोद बेटा, बड़ा अच्छा होता अगर तू थोड़ी बहुत पैसे मालिक से उधार मांग लेता, तो बहू की गोद भराई हो जाती। गोद भराई हो ये गहना भी चाहती थी। अगले दिन विनोद को फैक्ट्री से थोड़ा एडवांस मिल जाता है और गहना को लेकर गोमती साड़ी की दुकान में आती है। अरे भैया, कोई बढ़िया सी साड़ी दिखाना। ये देखिए माता जी, एकदम लेटेस्ट चली है ये साड़ी। कितने की है भैया? ये आपको 10,000 की पड़ेगी। ये सुनकर गोमती अपनी मुट्ठी दबा लेती है। गहना अपनी सास का लाचार चेहरा देखकर चिंता में आ जाती है। लगता है माँ जी के पास ज्यादा पैसे नहीं। एक मेरी गोद भराई के लिए मैं अपने परिवार को कर्जे में नहीं पड़ने दूंगी। माँ जी, गोद भराई ही करनी है, इतनी महंगी साड़ी लेकर क्या करना? वो देखिए, वहाँ ठेले पर कितनी सुंदर साड़ी है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम जैसे गरीबों को सस्ता माल ही हजम होता है। इतने में रोमा और उसकी अमीर बहू उस दुकान में आते हैं। अरे क्या हुआ भैया, इतने भड़के हुए क्यों हो? देखिए ना मैम साहब, इन गरीब सास बहू ने इतनी साड़ी खुलवा दी और खरीदी एक भी नहीं। तभी गहना की गरीबी पर हंसते हुए दिव्या घमंड दिखाकर बोलती है, इन गरीबों के पास पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना इतनी महंगी साड़ी। आपको तो इनकी हालत देखकर इन्हें दुकान में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। इतनी बेइज्जती के बाद बेचारी गरीब बहू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। माँ जी, चलिए यहाँ से। गरीबी के चलते गोमती अपनी बहू की गोद भराई के लिए ठेले से सस्ती साड़ी और कांच की चूड़ियां खरीद कर घर लाती है। वहीं रोमा अपनी बहू को उसके मन मुताबिक महंगी साड़ियां, ज्वेलरी, पर्स, मेकअप सब खरीदती है। अगले दिन अपने अमीर रिश्तेदारों को फोन करती है। वहीं गरीब बहू अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मेरी गोद भराई में कोई नहीं आएगा?
बहू गरीब को कौन सा रिश्तेदार पूछता है, सब सुख के साथी हैं, दुख का कोई नहीं। अच्छा, मैं रोमा जी के घर गोद भराई का न्योता देकर आती हूँ और ये थोड़ा अचार भी ले जाती हूँ। फिर गोमती उनके घर आती है और दरवाजे पर से ही खड़ी होकर कहती है, नमस्ते रोमा जी। नमस्ते बहू रानी। आज शाम को मेरी बहू की गोद भराई है। बड़ा अच्छा लगता अगर थोड़ी देर के लिए आप आ जाते, और मैं आपके लिए ये अचार लाई हूं। दिव्या अचार की उस बरनी को तोड़ देती है। तुम गरीबों की औकात ही क्या है, मैं और मम्मी जी नहीं आएंगे, समझी तू? पर बहू रानी, मेम साहब बोल मुझे तू। बहू, वो तुझसे उम्र में बड़ी है, ये तो देख। आप इन जैसे गरीबों को नहीं जानती मम्मी जी, पैसा देखकर रिश्ता जोड़ने आते हैं। पैसों के घमंड में दुत्कारे जाने के बाद गोमती रोते हुए आ जाती है और गरीबी में थोड़ी बहुत फूल पत्तों से अपनी झोपड़ी सजाकर अपनी बहू की गोद भराई करके एक बक्से में पुराना सा स्वेटर निकाल कर उसे देती है। ये लो बहू, तुम्हारी इस गरीब सास के पास तुम्हें गोद भराई में देने को सोना चांदी तो नहीं, बस ये स्वेटर है। जब विनोद मेरे पेट में था तो मैंने उसके लिए बुना था। माँ जी, मेरी गोद भराई का इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा कि मेरा बच्चा अपने पिता के कपड़े पहनकर पल जाएगा। वहीं रोमा दिव्या से कहती है, दिव्या बहू, तुम्हारा मेकअप खत्म होने में और कितनी देर लगेगी? सभी औरतें नीचे बैठकर गोद भराई शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। गुस्से में चिढ़कर दिव्या अपनी सास को झाड़ने लगती है। ओफो सासू माँ, आप क्यों मेरे सर पर बैठी हुई हैं? आज मेरी गोद भराई है, जब तक मेरा मेकअप खत्म नहीं होता मैं गोद भराई के लिए नीचे नहीं आऊंगी। जिसे वेट करना है करने दीजिए। काफी देर के बाद दिव्या मेकअप करा के नीचे आती है और गोद भराई शुरू होती है। सभी रिश्तेदार और अमीर औरतें उसके आंचल में फल, मेवा, मिठाई, नारियल और रुपया रखते हैं। तभी रोमा गोद भराई करके नेग में 9 लखा हार देती है। ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम्हारी गोद भराई का तोहफा। तभी अपनी सास की बात का बिना जवाब दिए दिव्या अपनी मां को देखकर उठकर आगे बढ़ जाती है, जिससे उसकी गोद भराई का सब कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है। मम्मी, कैसी हैं आप? कब से वेट कर रही हूं, कितनी देर लगा दी। दिव्या बहू, तुम्हें पता भी है गोद भराई के बीच में उठकर तुमने कितना बड़ा अपशगुन किया। चलो वहां बैठो, अभी और लोग बाकी हैं। मम्मी जी, आप मुझ पर इतना दामन क्यों चला रही हैं? You know what, मम्मी, पिछले 1 घंटे से इन्होंने मुझे नमूना बनाकर बिठा रखा है। इसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ। आपने क्या मुझे उस गरीब गहना की तरह समझा है? मैं वो नहीं हूं। तू उस जैसी हो भी नहीं सकती दिव्या, समझी ना? उस बेचारी के जितना दुख न तूने देखा है न झेला है। दिव्या, रोमा जी तेरी सास हैं। अब तो इस घर की बहू पहले है, मेरी बेटी बाद में, और उन्होंने तेरी भलाई के लिए बोला, समझी? बेटी, तेरी खुशी के लिए इतना पैसा लगाकर इन्होंने इतनी धूमधाम से तेरी गोद भराई की, और अपनी सास की इज्जत कर, क्योंकि ये हकीकत है बेटी। किसी गरीब की बहू से जाकर पूछ जिन्हें इतनी खुशियां नहीं मिल पाती। अपनी मां के समझाने पर दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसी वक्त गोमती के घर आकर उनसे माफी मांगती है। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी बेइज्जती की थी। कोई बात नहीं बेटी, रो मत। ऐसी हालत में तुम्हारा रोना बच्चों के लिए ठीक बात नहीं। गोमती दिव्या के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेती है और फिर रोमा के बंगले में एक साथ दोनों ही अमीर गरीब बहू की गोद भराई होती है।